नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग हरित क्रांति को जन्म देने वाले घटक क्या क्या हैं उन घटकों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय तथा हरित क्रांति की असफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे। अगर भारत में नई कृषि रणनीति तथा हरित क्रांति की बात की जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू से और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच जो 8 वर्ष हैं 1961 से 1969 तक, यह जो है भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माने जाते हैं। यह अवधि जो है मुख्य रूप से नई कृषि रणनीति प्रयोगों के लिए मानी जाती है। इसमें जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 जिलों में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया था। सामान्यतः जो यह प्रोग्राम चलाया गया था, यह उन्नत प्रजातियों के बीज के साथ किसानों को जोड़ने से संबंधित प्रोग्राम था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं उन्नत प्रजातियों के बीज की जो शुरुआत है कृषि में, वह 1965-66 के आसपास ही प्रारंभ हो गई थी। और अगर भारत में हरित क्रांति के डिटेल की बात की जाए तो हरित क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गेट द्वारा अमेरिका में 1958 में किया गया था। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति के जन्म जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। सर्वप्रथम हरित क्रांति गेहूं के उन्नत बीज के साथ प्रयोग में लाई गई थी। हरित क्रांति के कारण मैक्सिको में जो है गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर 5000 से 6000 हो गई थी। काफ़ी सुधार हुआ था गेहूं की उपज में। हरित क्रांति के जनक बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 12 सितंबर 2009 को डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक जो हैं ई बोरलॉग को माना जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम गेट द्वारा किया गया था। बोरलॉग जो है IMMYT संस्था से संबंधित थे। जो संस्था गेहूं तथा मक्का के उन्नत सोच से संबंधित संस्था थी। बोरलॉग ने गेहूं की लरमा रोजा 64A तथा सोनारा 64 प्रजाति विकसित की थी। अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने हरित क्रांति के बारे में जाना। अब भारत में हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को माना जाता है और इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया था। 28 सितंबर 2023 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में खरीफ के फसल से मानी जाती है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। 1961 से 66 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में गेहूं की प्रजातियां जो है वह सोनारा 64 से सरबती सोनारा तथा लरमा रोजा 64 से पूसा लरमा विकसित की गई थी। गेहूं की प्रजाति विकसित करने में सीमेट तथा बोरलॉग का नाम आता है। इसी प्रकार से धान की प्रजाति विकसित करने में IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला तथा गुरुदेव सुख का नाम आता है। IR36, IR64 तथा IR72 जो है यह धान की किस्में जो हैं विकसित की गई थी। इसी प्रकार से भारत में हरित क्रांति जो है 1966 में चावल तथा मक्का से शुरू की गई। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP मुख्य रूप से 5 फसलों गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा तथा मक्का तक सीमित था। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है गेहूं के संबंध में देखने को मिला है। हरित क्रांति अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल के संबंध में देखने को मिला है, तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वह गेहूं के संबंध में देखने को मिला है। इस प्रकार से अब हरित क्रांति को जन्म देने वाले महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं उन घटकों के बारे में जानेंगे। अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की गई। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं एवं चावल के उत्पादन में विशिष्ट वृद्धि देखी गई। चावल का उत्पादन जो है 1960-61 में 35 मिलियन टन
था जो 97-98 में 83 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन जो है 1960-61 में 11 मिलियन टन था, जो 1997-98 में 66 मिलियन टन हो गया। हरित क्रांति का प्रभाव यह देखने को मिला कि गेहूं पर अधिक केंद्रित था हरित क्रांति, तथा इसके अलावा चावल तथा अन्य खाद्यान्नों पर कम प्रभाव देखने को मिला हरित क्रांति का। तिलहन, कपास तथा जूट के संबंध में इसका प्रभाव कम दिखाई पड़ा है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के कुछ जिलों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। खाद्य एवं उर्वरक की अगर बात की जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश में उर्वरकों के उत्पादन तथा उपभोग दोनों में वृद्धि देखने को मिली हरित क्रांति के दौरान, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की खपत निरंतर बढ़ती गई। उन्नत बीजों का हरित क्रांति में क्या योगदान था? देश में उन्नत बीजों का प्रयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है और सन 1970-71 में धान, गेहूं की नई किस्मों प्रयुक्त की गई थी। इसी प्रकार से आधुनिक उपकरण एवं संयंत्र, हरित क्रांति के आगमन में आधुनिक उपकरण तथा संयंत्रों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कृषि उत्पादन में इन संयंत्रों की अधिक योगदान देखने को मिलता है। इसी प्रकार से खड़ी फसल के बचाव के बारे में हरित क्रांति जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो खड़ी फसल की रक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में पौध संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण है तो हैदराबाद में केंद्रीय पौध संरक्षण संस्थान खड़ी फसल की सुरक्षा के संबंध में अपना कार्य कर रहा है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय पौध संरक्षण संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय पौध संरक्षण संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो हरित क्रांति अपनाई गई थी उसमें कृषि विकास की नई नीति में सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। भारत में हरित क्रांति उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई के संयोग के परिणाम थे, इसलिए इसे उन्नत बीज, उर्वरक तथा सिंचाई क्रांति कहना गलत नहीं होगा। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिली है। हरित क्रांति के सकारात्मक अगर प्रभावों की बात की जाए तो फसल उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है फसल उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। मुख्य रूप से गेहूँ, चावल और मोटे अनाजों में बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से खाद्यान्न आयात में कमी, हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हो गए तथा भारत खाद्यान्न आयातक से निर्यातक देश बन गया। खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता में वृद्धि हुई और 2023 में यह बढ़कर 568 ग्राम जो है प्रति व्यक्ति खाद्यान्न हो गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न आयात में कमी देखने को मिली है। हालांकि यह जो आयात निर्यात होता है WTO के समझौते के अंतर्गत हो रहा है। अगला है किसानों को लाभ। हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों की आय के स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि मिली और इस कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के फलस्वरूप जो है खाद्यान्नों को बेचकर कृषि के आय स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। अगला है हरित क्रांति के प्रभाव में औद्योगिक विकास। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनरी को बढ़ावा दिया है, जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर, पंपिंग सेट आदि उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई है। तो कृषि का जब विकास बढ़ा तो कृषि विकास के फलस्वरूप औद्योगिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास के अंतर्गत कृषि में जो आधारभूत आवश्यकताएं थी, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, पंपिंग सेट, इन उपकरणों की मांग में वृद्धि हुई और इससे क्या हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। ग्रामीण रोजगार की अगर बात की जाए, बहुफसली उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के अगर नकारात्मक प्रभावों की बात की जाए तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में गैर खाद्य अनाज शामिल है। गैर खाद्य अनाज का मतलब यह हुआ कि हरित क्रांति से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। दलहन, तिलहन को हरित क्रांति से बाहर रखा गया। कपास, जूट, चाय, गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलें हरित क्रांति से अछूती रही। तो यह फसल जो है मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल और ज्वार, बाजरा तथा मोटे अनाजों तक ही सीमित रही। कुछ फसलें जो है इससे, जैसे तिलहनी, दलहनी फसलों को इससे बाहर रखा गया या इसमें शामिल नहीं की गई। अगला जो नकारात्मक प्रभाव है वह है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का सीमित कवरेज। तो अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम जो है यह सीमित फसलों के लिए ही
लागू किया गया। इन फसलों में केवल 5 फसलों को शामिल किया गया था, इसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का तक ही यह सीमित थी, इसलिए इसका एक सीमित दायरा था। यह भी एक इसका नकारात्मक प्रभाव। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं देखने को मिली। क्षेत्र हरित क्रांति का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में ही देखने को मिला। बाकी अन्य क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर भारत ले लें, दक्षिण भारत ले लें, गुजरात ले लें, यह क्षेत्र जो है हरित क्रांति से असीमित हरित क्रांति से जो है अछूते थे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय असमानता हरित क्रांति के बदौलत जो है बढ़ी हुई देखने को मिली। इसका प्रभाव जो है असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी दक्षिण भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। तो यह क्षेत्रीय विषमता भी हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा रसायनों का अत्यधिक उपयोग। हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो रसायनों का अत्यधिक उपयोग देखने को मिला। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग देखने को मिला। यूरिया खाद, डीएपी, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग बढ़ गया। तो रसायनों का अत्यधिक उपयोग देखने को या उपयोग किया जाने लगा हरित क्रांति की बदौलत। यह एक हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि रसायनों के अत्यधिक उपयोग से इसका मनुष्य के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला दीर्घकाल में। पानी की खपत की अगर बात की जाए तो हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थी। इन फसलों में अधिकांश खाद्यान्न थी, जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में पंजाब एवं हरियाणा में पानी की आपूर्ति अधिक होने के फलस्वरूप ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा, पानी ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा, जिससे कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में जलापूर्ति में कमी देखने को मिली। इसी प्रकार से मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव नकारात्मक देखने को मिला है। एक ही मिट्टी पर बार बार फसल उत्पादन हेतु अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती है तथा उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। तो मृदा और फसल उत्पादन पर जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। हरित क्रांति के फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिली। हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया है। तो हरित क्रांति में क्या हुआ? हरित क्रांति में यंत्रीकरण हुआ। हरित क्रांति के कारण जो है औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण से क्या हुआ? यंत्रों की मांग खेती में बढ़ गई। यंत्रों की मांग जब खेती में बढ़ गई तो इससे क्या हुआ? गाँव में कहीं ना कहीं छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिली है। अगला, स्वास्थ्य पर प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग से कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने लगी, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती थी। तो इन बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव जो है हरित क्रांति का नकारात्मक देखने को मिला है। अब हरित क्रांति के अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो हरित क्रांति के उद्देश्यों में हरित क्रांति के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करना। तो इस उद्देश्य के लिए हरित क्रांति अपनाई गई। इसके अलावा किसानों एवं ग्रामीण लोगों की आय तथा जीवन स्तर में सुधार लाना तथा गरीबी एवं भुखमरी को कम करना, यह भी एक हरित क्रांति का उद्देश्य था। इसके अलावा कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और इसे वैश्विक बाजार में अधिक कुशल तथा लाभदायक प्रतिस्पर्धी बनाना, यह भी हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। अब हरित क्रांति को सफल बनाने के प्रमुख उपाय क्या हैं? किन किन उपाय के माध्यम से हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता है? तो कृषि उत्पादन से संबंधित सरकारी विभागों में उचित समन्वय होना चाहिए। इसके अलावा उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। उर्वरक के वितरण की व्यवस्था से भी हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता है। इसके अलावा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में किसानों को उचित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए तथा उपयुक्त एवं उत्तम बीजों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना शीघ्रता एवं व्यापकता से लागू होनी चाहिए था। कृषि साख की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ठीक समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। भूक्षरण में होने वाली क्षति की रोकथाम के उचित प्रयत्न किए जाने चाहिए तथा कृषि
उपज के विपणन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भूमि का गहन एवं अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इन कुछ प्रमुख उपायों को अपनाकर हरित क्रांति को और सफल बनाया जा सकता है। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से द्वितीय हरित क्रांति या सतत हरित क्रांति की चर्चा की जा रही है और सतत हरित क्रांति में समस्त फसलों पर मुख्य रूप से फोकस किए जाने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से यह हरित क्रांति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ साथ सरकारी समर्थित मूल्य नीति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र की आय में भी वृद्धि देखने को मिली है। इसके परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है। इसके अलावा बहुत अधिक खर्चीली व्यवस्था के कारण जो है कभी कभी किसान आर्थिक तंगहाली का शिकार होते हैं और प्रौद्योगिकी तथा नई तकनीक के प्रयोग में किसानों को थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। इन कारणों से बड़े तथा धनी किसान ही जो है नई रणनीति का लाभ उठा पाते हैं तथा छोटे किसान इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। नई रणनीति के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय विषमता बढ़ी हुई देखने को मिली है। इसके अलावा किसान जहां साहसिक हैं, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, वह किसान हरित क्रांति से ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास जो है हरित क्रांति के संबंध में थी। अब हरित क्रांति टॉपिक से मुख्य रूप से अगर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया था, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, किस पंचवर्षीय योजनाओं में या योजना में हरित क्रांति लागू की गई, किस क्षेत्र में हरित क्रांति लागू की गई, किस फसल से हरित क्रांति लागू की गई या किस क्षेत्र में हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है, कौन कौन सी फसलें हरित क्रांति से ज़्यादा प्रभावित थी तथा हरित क्रांति के नकारात्मक एवं सकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुविकल्पीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अलावा हरित क्रांति के उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं। तो उद्देश्यों में हरित क्रांति के उद्देश्य 1, 2, 3 उद्देश्य मुख्य रूप से लिखे जा सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी वह क्लास द्वितीय हरित क्रांति या कह सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति या सतत हरित क्रांति की क्लास होगी और उसके बाद जो क्लास होगी वह होगी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण से संबंधित समस्याएं या ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख है वह साख कहाँ कहाँ से मिलता है, साख से संबंधित ग्रामीण साख या ग्रामीण साख का वर्गीकरण अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर अगली क्लास जो है द्वितीय हरित क्रांति की रहेगी।